यस। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सुबह सुबह आज 2 प्रॉब्लम्स भेजे हैं। 2 प्रॉब्लम्स कौन से भेजे हैं? तो देखो, एक प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको विद सॉल्यूशन दिया हुआ है। जो सेकंड प्रॉब्लम मैंने भेजा विद सॉल्यूशन दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू विद दैट प्रॉब्लम, यू विल गेट एन आइडिया। और एक प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा ही हम लोग कल भी करेंगे। एक प्रॉब्लम मैं आपको विद सॉल्यूशन दूंगी और एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे एंड योर पोर्शन विल बी ओवर। ठीक है, बीच बीच में अगर कभी चांस मिला, अभी 21 तारीख, अभी कल बोलेंगे तो इट कम्स टू 12th, हार्डली 6-7 डेज लेफ्ट। तो इन 6-7 डेज में आपको प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह रहेगी। कांस्टेंट टच में रहना, जो भी डिफिकल्टीज है आपकी, आप लोग पूछते रहना। ठीक है, प्लीज डोंट लीव इट एज इट इज एंड सी दैट इन डीआईटी कितना भी डिफिकल्टी लेवल होने दो पेपर का, इफ यू विश टू स्कोर 50 आउट ऑफ 50, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बेसिकली। आप उसमें 50 आउट ऑफ 50 ले सकते हो। सो कोई बड़ी बात नहीं है एक्चुअली वो सब करना। चलो, लेट अस सी द प्रॉब्लम व्हिच हैज बीन पोस्टेड। मिस्टर राहुल, देखो क्या क्या दिया हुआ है इसमें। मिस्टर राहुल इज फिजिकली डिसेबल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 65%। 65% बोल दिया मतलब ये 80 यू का ये हो गया। दैट वी गेट एन आइडिया कि द पर्सन इज नॉट सिवियरली डिसेबल्ड। ओके, सिवियरली डिसेबल्ड नहीं है। सिवियरली डिसेबल्ड नहीं है मतलब हमारा डिडक्शन 75,000 जाएगा। सिवियरली डिसेबल्ड मोर देन 80%, हमारा डिडक्शन 80 यू का जाता है 1,25,000 रुपए। सो ये सेल्फ एसएससी खुद फिजिकली डिसेबल्ड है। ही वर्क्स इन एक्स लिमिटेड, अ प्राइवेट कंपनी। अब कंपनी में जॉब करता है तो उसको मिलेगी सैलरी। ठीक है, उसके बाद ही इज गिविंग यू द फॉलोइंग particulars of his income during the year ended 31st March 2020. Compute the net taxable income. क्या क्या दिया हुआ है आपको? देखो, बेसिक सैलरी दिया हुआ है, डीए दिया हुआ है, एचआरए दिया हुआ है, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। रीइंबर्समेंट किसको बोलते हैं? रीइंबर्समेंट मींस टू गिव बैक। आप खर्चा करो, उसके बाद मैं आपको वापस दूंगी। तो जो खर्चा किया और वापस मिला, गिविंग बैक, इट इज नॉट अ इनकम। आपने खर्चा किया था 15 रुपया, समझो आपने मेरे वड़ा पाव पे खर्चा किया और मैंने आपको 15 रुपए वापस दिए। आई कैन नॉट से दिस इज द इनकम। रीइंबर्समेंट इज नेवर एन इनकम। आपने मेडिकल एक्सपेंसेस खर्चा किया, आप बिल्स देते हो, कंपनी आपको रिपेमेंट कर देती है उन पैसों का। सो वो कोई इनकम नहीं है, देयरफॉर इट विल बी एग्जेम्प्ट। उसके बाद नेक्स्ट इज परक्विजिट वैल्यू ऑफ द कार प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है, उसके बाद फॉर द ऑफिशियल एज वेल एज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कार है, ऑफिशियल यूज के लिए होती तो शायद हम उसको परक्विजिट नहीं मानते, लेकिन पर्सनल यूज के लिए भी है। अमाउंट दिया हुआ है आपको। एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, ठीक है। प्रोफेशन टैक्स पेड, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन, डायरेक्टर सिटिंग फीस। अब डायरेक्टर सिटिंग फीस बोला मतलब ये हो गया अदर सोर्सेस। मींस आपने एक तो सैलरी हो गई, राहुल इज वर्किंग समवेयर, एक तो कहीं पे वो एक डायरेक्टर बन के काम करता है जहां से उसको मीटिंग फीस मिल रही है, मतलब ये उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड, बेस्ट सिटीजन अवार्ड रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से अवार्ड मिला हुआ है तो वो नॉन टैक्सेबल होगा। He paid medical insurance premium for self. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब मेडिक्लेम। सो इसका मतलब इसको डिडक्शन मिलेगा एक तो 80D में और एक तो 80U में, क्योंकि ये खुद एक हैंडीकैप एम्प्लॉय है। सो ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसकी इनकम दो तरीके की है, सैलरी और अदर सोर्सेस, और उसके डिडक्शन दो तरीके के हैं, 80D एंड 80U। ऊपर आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ भी है। ठीक है, चलो आप प्रॉब्लम चालू करते हैं। ऊपर लिखो नेम ऑफ द एसएससी। The first problem that we are going to solve. Yesterday we were not able to solve because of the technical issues. ठीक है, name of the SSC Mr. राहुल। उसके बाद असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, रेसिडेंशियल लीगल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस। मैं लिखती हूँ, भले नीचे स्क्रीन जाएगा तो मैं तुम लोग को दिखा दूंगी जहां भी प्रॉब्लम होगा। प्रीवियस ईयर वी हैव 2019-2020, then assessment year we have 2020-2021। ठीक है, ये तो हमने रट्टा मारा हुआ है। जब कमा के खत्म किया 31 मार्च तो वो प्रीवियस ईयर हो गया। 31 मार्च 19, सॉरी 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 20, दैट इज योर प्रीवियस ईयर। और जिस साल में टैक्स भरोगे यानी कि 2021 में टैक्स भरोगे, दैट इज योर असेसमेंट ईयर। उसको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो गया है। हमारे लीगल स्टेटस, ये इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है, राहुल इज एन इंडिविजुअल, कोई कंपनी या कोई ये नहीं है, फर्म नहीं है। रेसिडेंशियल स्टेटस,
क्योंकि कुछ हमको नहीं बताया गया है, हम अज्यूम करते हैं ही इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम चालू करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ। अच्छा, प्रॉब्लम चालू करने के लिए आपको चाहिए प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा होता है पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस, rupees. What I make for convenience, 3 columns need not be necessary. You can make 2 columns, you can make 1 single column और बाकी internally दिखाओ चलेगा, जैसा आपको समझ में आए। Computation of total income, ठीक है। Computation of total income जिसमें सबसे पहला हेड है मेरा, सबसे पहला हेड है मेरा इनकम फ्रॉम सैलरीज। यस, इनकम फ्रॉम सैलरीज। देखो क्या क्या मिला हुआ है। पहले बेसिक सैलरी मिल रहा है, बेसिक सैलरी मैं दूसरे कॉलम में लिख रही हूँ 7 lakhs। उसके बाद डीए मिल रहा है, महंगाई भत्ता जिसको आप बोलते हो। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उस महंगाई को कॉम्बैट करने के लिए, फेस करने के लिए। उसके बाद है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। जिस घर में आप रह रहे हो, मे बी अगर रेंट पे है तो वो रेंट पे करने के लिए दे गिव यू एचआरए। अमाउंट इज 90,000, फर्स्ट कॉलम में डाल दिया मैंने। इसमें से एग्जेम्प्ट अमाउंट दिया हुआ है, लेस एग्जेम्प्ट। नॉर्मली ये प्रोफेशनल एग्जाम सीएबीए में कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 90 and 20 70 60 61,000। तो ये हो गया, चलो 61,000। उसके बाद नेक्स्ट आया आपका रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। लिखोगे लेकिन चार्ज नहीं करोगे। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस यहाँ पे डाल दो नील। ओके, नीचे इसके लिए हम लोग एक नोट लिख देंगे कि रीइंबर्समेंट इज नॉट एन इनकम, देयरफॉर नॉट टैक्सेबल। उसके बाद नेक्स्ट है परक्विजिट। आप बोलोगे रीइंबर्समेंट हम यहाँ नहीं लिखे, समझो हम लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं एग्जाम में, तो यहाँ नहीं लिखे, डायरेक्टली नीचे नोट में लिखे तो भी चलता है। परक्विजिट, परक्विजिट इज कितना है 60,000 नहीं 40,000। परक्विजिट वैल्यू ऑफ कार, perquisite value of car. Then next we have entertainment allowance received. Okay, entertainment allowance received is 60,000. Yes. उसके बाद है प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स तो माइनस होता है बस सैलरी में, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो आप टोटल करके आउटर कॉलम में लेके जाओगे। सैलरी कितना 7 10 10 11 11,61,000। इसमें से लेस करेंगे। सैलरी चैप्टर को रिवाइज करो। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, फर्स्ट डिडक्शन आता है इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1). ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना, सबको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए। आपकी इनकम कोई भी होने दो, 50,000 रुपए आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। एक काम करती हूँ मैं, इसको आउटर कॉलम से लेके इनर में डाल देती हूँ। चलो छोड़ो, जैसा है रहने दो, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे एक है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेकंड है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 16(2). लेकिन ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, आपको मालूम है प्राइवेट एम्प्लॉयज को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कितना मिलेगा 5,000 या 20% या 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड व्हिच इज लेस। ठीक है, आई रिपीट, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन क्या था, टाइम हो गया है, भूल गए होंगे।
1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, या जिसको आप 20% भी बोल सकते हो। सेकेंड 5,000 रुपीज, या फिर एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच एवर इज लेस। सो यहाँ पे हमको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को खाली उसका डिडक्शन मिलता है। उसके बाद थर्ड है आपका प्रोफेशन टैक्स। ये प्रॉब्लम्स करने का मजा ये है कि आपका जो भी पुराना स्टॉक है वो सब क्लियर, वो सब रिवाइज हो जाता है। जो भी टॉपिक्स हमने करके छोड़ दिए, भूल गए, वो सब रिवाइज हो जाते हैं। सो प्रोफेशन टैक्स आपको दिया हुआ है 2,500 रुपए। ये तीनों माइनस करोगे जब 50,000 नील और 2,500 रुपए, तो ये होता है 52,500। 52,500 जब हम 11,61,000 में से माइनस करेंगे, लेट मी सी इन द बुक ओनली। Yes, 52,500. Just 1 minute. इसमें कुछ मिस्टेक किया है। $11,61,000 minus 52,500. That comes to 11,08,500. Okay, 11,08,500. So ये हो गया हमारा। सामने हम लोग लिखेंगे टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। Yes, any doubt if you have, you can ask. ठीक है, आगे बढ़े सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। 11,08,500। परक्विजिट, परक्विजिट किसको बोलते हो? परक्विजिट मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट। आपको कैश नहीं दिया लेकिन आपको कार दे दिया फ्री यूज करने के लिए। ओके, कैश नहीं दिया, कार दे दिया फ्री यूज करने के लिए, विद ड्राइवर दे दिया। आप पर्सनल भी यूज करो, ऑफिस के लिए भी यूज करो, और उसका परक्विजिट वैल्यू आपको दिया है, उस एक्स्ट्रा बेनिफिट का वैल्यू आपको दिया है। सो दैट बिकम्स योर परक्विजिट। ठीक है, अब चलो हम लोग सेकेंड पार्ट पे जाते हैं। दैट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पे कुछ और इनकम्स है, अवार्ड्स है, डिविडेंड है, वो सब हम लोग लेंगे। मीटिंग फीस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसको मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ। यस, यहाँ से आपका कैलकुलेशन है, तो यहाँ से हम लोग ऊपर जल्दी नहीं करेंगे। तुम लोग पहले आराम से कॉपी करो, कहीं भी डाउट है तो पूछना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है डायरेक्टर फीस, मीटिंग फीस, डायरेक्टर्स सिटिंग फीस। डायरेक्टर सिटिंग फीस दिया जाता है। इसको कितना अमाउंट दिया हुआ है? 1,00,000 रुपया। ओके, उसके बाद सेकंड है डिविडेंड, म्यूचुअल फंड्स का डिविडेंड। म्यूचुअल फंड्स का डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट। अगर ऐसे एग्जेम्प्ट नहीं होगा तो लोग पैसा ही नहीं डालेंगे। डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स जो मिला है आप दिखाओ और उसमें से माइनस करो, एग्जेम्प्ट करके नीचे दिखाओ। 25,000 रुपए लेस एग्जेम्प्ट, 25,000 रुपए। म्यूचुअल फंड्स इज एन इन्वेस्टमेंट जिसका पैसा पूरा एग्जेम्प्ट है। ओके, क्लियरली ऐसा ये म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट है। इसका पैसा ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है वो डिडक्टेबल, सॉरी वो टैक्सेबल नहीं है। क्यों टैक्सेबल नहीं है? देखो, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला तो कहीं ना कहीं आप अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जमा कर रहे हो। मीन्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नॉट बिकम बर्डन ऑन गवर्नमेंट। सो म्यूचुअल फंड्स शेयर्स में से जो पैसा मिलेगा, इनफैक्ट डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज जो है वो भी एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10, वो भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज टैक्सेबल है। ये मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद है तो। आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो या कंपनीज के शेयर्स में पैसा डालो, कंपनी शेयर को जो भी प्रॉफिट देती है, जो भी डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को, प्रॉफिट पे करने के बाद देती है। जो म्यूचुअल फंड्स को डिविडेंड दिया जाता है वो भी प्रॉफिट पे करने के बाद, टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसमें से डिविडेंड देती है। इसका मतलब कंपनी ने ऑलरेडी टैक्स पे किया है। अब कंपनी ने टैक्स पे किया है तो फिर आपको पे करने की क्या जरूरत है? डबल टैक्सेशन का कोई सेंस नहीं बैठता है। सो इसके लिए ये जो भी डिविडेंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज है, दीज आर नॉट टैक्सेबल। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनीज,
फॉरेन कंपनी आपके इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगी, वो टैक्स देगी भी तो अपने देश में देगी, अपने यहाँ पे तो नहीं देने वाली है। तो अगर आपने किसी भी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको जो भी डिविडेंड मिलेगा उसका आपको टैक्स भर के देना पड़ेगा। ओके, रिमेंबर दिस, इंडियन कंपनी या इंडियन म्यूचुअल फंड्स डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल। व्हाई नॉट टैक्सेबल? बिकॉज द प्रॉफिट इज डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। 100 रुपए प्रॉफिट में से 10 रुपया टैक्स पे करने के बाद 90 रुपए आपको 90 रुपए में से हिस्सा दिया जा रहा है, उसमें से भी टैक्स लिया जा रहा है, तो ये तो डबल टैक्स हो गया। और डबल टैक्सेशन जैसा सिस्टम हमारे इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसीज में आपने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में नहीं है ऐसा। ओके, सो दैट बिकम्स योर म्यूचुअल फंड नील। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेस्ट सिटीजन अवार्ड। अब ये भी गवर्नमेंट ने दिया हुआ है तो नेचुरली इट विल बी नॉट टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट रहेगा। बेस्ट सिटीजन अवार्ड 10,000, नीचे दिखाएंगे लेस एग्जेम्प्ट, क्योंकि गवर्नमेंट अवार्ड है। यही कोई बिल्डिंग देती थी तो शायद चार्ज हो जाता था, वो टैक्स लग जाती थी उस पर, लेकिन इसको प्योरली गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, सो अगेन नील। उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी। आई टोल्ड यू इट विल बी टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल, क्योंकि अगर इंडियन कंपनी होती तो हम उसको एग्जेम्प्ट मानते, लेकिन ये फॉरेन कंपनी है, तो 30,000 ये टैक्सेबल रहेगा। इसको बाहर लेके जाते हैं, ठीक है, यानी कि इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया 1,30,000, 1,30,000। उसके सामने आप लिखोगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके अलावा प्रॉब्लम में कोई इनकम है क्या, चेक कर लो। प्रॉब्लम में कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, बस चेक कर लो प्रॉपरली एंड देन यू कैन जस्ट क्लोज डाउन विद द टोटल्स। ये होता है 12,38,500। यस, इसको हम बोलेंगे जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम या ग्रॉस टैक्सेबल इनकम। जीटीआई के प्रॉब्लम्स बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें से आप माइनस करोगे डिडक्शंस। कौन से डिडक्शंस? एटीडी वाले, जिसको हम लोग नाम देते हैं लेस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। रिमेंबर दिस, दीज आर कॉल्ड एज डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। इनकम टैक्स के चैप्टर्स बने हुए हैं, उस चैप्टर में 6th चैप्टर का ए पार्ट डिडक्शंस के बारे में बात करता है, ठीक है। 80 के सेक्शन 80 के डिडक्शंस के बारे में बात करता है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। पहला डिडक्शन अभी अभी हमने डिसाइड किया था अंडर सेक्शन 80D। अब तुम लोग को समझ में आएगा। सैलरी का डिडक्शन सिर्फ उसको मिलता है जिसको सैलरी मिलती है, ठीक है। इसको सैलरी मिल रही थी, इसके लिए उसको सैलरी का डिडक्शन। लेकिन ये मेडिक्लेम हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस है जैसे, या हैंडीकैप है जैसे, ये डिडक्शंस हर किसी को मिलते हैं, ओके। जो जो उसके लिए एलिजिबल है उन सबको मिलते हैं। इसके लिए हम लोग इनको बोलते हैं डिडक्शंस, और ऊपर आपने जो भी किया दैट वाज एग्जेम्पशंस, ओके। सो अंडर सेक्शन 80D, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। सेक्शन 80D में हमको मिला है मेडिकल इंश्योरेंस पेड, इसका डिडक्शन मिलेगा, यानी कि मेडिक्लेम जिसको आप बोलते हो, मेडिकल इंश्योरेंस 22,500 रुपए। और उसके बाद आपका अंडर सेक्शन 80U फिजिकली हैंडीकैप, ब्रैकेट में डालना 65%, यानी कि सिवियरली डिसेबल्ड नहीं है। सिवियरली डिसेबल्ड नहीं है तो आपको डिडक्शन मिलेगा इसका 75,000। जो टोटल डिडक्शन हो जाता है 97,500। ऊपर आपका ग्रॉस टैक्सेबल इनकम था 12,38,500, उसमें से डिडक्शन है 97,500। बाकी मेरा आंसर आएगा,
11,41,000। तो इसके सामने मैं लिखूंगी नेट टैक्सेबल इनकम। एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क। देखो डिडक्शंस, हम लोगों ने जो डिडक्शंस किए थे 6 डिडक्शंस मैंने आपको करवाए थे। सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, सेक्शन 80DD, सेक्शन 80E, TTA, TTE, जो भी सेविंग्स ऑफ बैंक्स, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स ऑफ बैंक से रिलेटेड था, और लास्ट में 80U। सो जरूरी नहीं है सभी यूज हो। आपको यूज होने के लिए 2 डिडक्शंस बहुत है। हेड्स ऑफ इनकम आपने 5 हेड्स किए हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेस, सब नहीं यूज होते हैं, कोई भी 2 या 3 यूज होते हैं। सो चलो यहाँ पे भी 2 यूज हुए हमारे, सैलरी और अदर सोर्सेस, और नीचे डिडक्शंस भी हमको 2 मिले, 80D और 80U। एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क, नहीं तो हम लोग जो प्रॉब्लम मैंने आपको दिया हुआ है उसको जरा एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग इसको देख लो थोड़ा, मैं 2 मिनट में वो प्रॉब्लम ये कर लेती हूँ, जरा पेस्ट कर लेती हूँ। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आप लोग कर लो अपने कॉपी में प्रॉब्लम को, और देखो कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछ लो। I'll just stop share. जस्ट 1 मिनट, खाली मुझे वो ले लेने दो प्रॉब्लम। चलो आप लोग स्क्रीन पे देखो अपने, यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, आप लोग प्रॉब्लम देख लो, हम लोग जरा उसी को यहीं पे सॉल्यूशन देख लेते हैं उसका। मैं अपने बुक में देख लेती हूँ। चलो, इट्स ऑन पेज नंबर 368। Yes, actually I should have pasted it beforehand, लेकिन ठीक है, ध्यान नहीं गया। जस्ट एक बार देख लेते हैं, हो सकता है ऐसी कोई पॉइंट हो जिसका कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो। सी द प्रॉब्लम व्हिच हैज बीन गिवन टू यू टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। अभी देखो इसका ऊपर का पार्ट मैंने नहीं दिया है, वो छोटा सा था, मिस्टर बाबा गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ही वांट्स यू टू कंप्यूट दिस टोटल इनकम, तो वो पार्ट मैंने छोड़ दिया है, उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड दिया है, टू प्रोफेशनल फीस। नाउ दिस इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। कैसे समझ में आया आपको? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नहीं है, ओपनिंग बैलेंस है। इसका मतलब समझ में आ गया कि दिस इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड, ऊपर हम लोग लिखेंगे प्रोफेशनल रिसिप्ट्स लेस प्रोफेशनल पेमेंट्स। ओके, प्रोफेशनल रिसिप्ट्स लेस प्रोफेशनल पेमेंट्स। जस्ट 1 मिनट, आई विल शो यू। यस, इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करते हैं? ये देखो, बिजनेस एंड प्रोफेशन में बिजनेस होता है तो ऊपर लिखते हो नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट और ऐड और लेस। लेकिन अगर ये प्रोफेशन है तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोफेशनल रिसिप्ट्स और नीचे प्रोफेशनल पेमेंट्स। ठीक है, तो प्रोफेशनल रिसिप्ट्स, प्रोफेशनल पेमेंट्स, यहाँ पे सैलरी भी दिया हुआ है, देखते हैं। प्रोफेशनल फीस मिली है 1.5 लाख रुपया, नीचे देखते जाओ, 1.5 लाख रुपया प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड। उसके बाद गिफ्ट फ्रॉम फादर, गिफ्ट फ्रॉम फादर इट्स नॉट टैक्सेबल, नीचे आपको दिया हुआ है क्लियरली, बीइंग फ्रॉम द स्पेसिफाइड रिलेटिव।
अंडर सेक्शन 56(2) मैंने आपको बताया था, फादर मदर इनसे जो गिफ्ट, ब्लड रिलेशन से जो गिफ्ट मिलता है दैट इज नॉट टैक्सेबल। फ्रेंड्स से जो गिफ्ट मिलता है 50,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, उससे ज्यादा जो भी रहेगा वो टैक्सेबल रहेगा। सो ठीक है, गिफ्ट फ्रॉम फादर छोड़ दिया। प्रेजेंट फ्रॉम क्लाइंट 15,000 रुपए, देखो उसको भी टैक्स लगाया हुआ है, क्लाइंट से मिला मतलब ये बिजनेस गिफ्ट है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ये टोटल हो गया आपका 1,65,000 प्रोफेशनल फीस, नीचे प्रॉब्लम में देखते जाओ। उसके बाद सैलरी फ्रॉम द कॉलेज एज अ लेक्चरर, ही इज वर्किंग एज अ लेक्चरर आल्सो, नेचुरली लेक्चरर है तो ओके। मिस्टर बाबा, उसका आपको ओपनिंग नहीं बताया, ही इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऐसे प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ठीक है, सो कहीं पे वो जॉब भी करता है तो उसको सैलरी मिल रही है, तो ऊपर कैलकुलेशन की गई है इनकम फ्रॉम सैलरीज करके, सैलरी फ्रॉम कॉलेज एज लेक्चरर 45,000। ठीक है, टू लोन फ्रॉम बैंक फॉर परचेज ऑफ कार, लोन इज नॉट एन इनकम, लोन इनकम नहीं होता है, वो तो आपको रीपे करना पड़ता है नेचुरली, सो वो उसको आप इनकम साइड में नहीं दिखाओगे। तो चलो ऊपर शुरू करते हैं। सैलरी दिया है 45,000, आंसर में देखो इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया है 50,000 रुपया, और प्रोफेशनल टैक्स दिया हुआ है आपको ऊपर प्रॉब्लम में 800 रुपया, वो माइनस करके आउटर कॉलम में आ गया लिमिटेड टू सैलरी। अभी ये तो 50,800 हो जाता है, लेकिन 50,800 नहीं, अपनी इनकम ही 45,000 है सैलरी की, तो आप उससे ज्यादा डिडक्शन कैसे लोगे? सैलरी का डिडक्शन सैलरी के इनकम से ज्यादा नहीं हो सकता है, सो लिमिटेड टू सैलरी 45,000, और बाहर उसने नील करके दिखाया। ओके, उसके बाद आया प्रॉफिट्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशनल फीस, और ये हमने कर दिया। इसमें से एक्सपेंसेस देखो, सैलरी टू स्टाफ अलाउड है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ओके, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, पर्सनल हो गया, घर का खर्चा, हाउस होल्ड मतलब घर का, सो वो पर्सनल है, वो आप नहीं लोगे। कन्वेंस एक्सपेंसेस लेंगे। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस के लिए आपको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, 5th पॉइंट देखो, जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ सन। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उसका डिडक्शन आपको नीचे भी दिया गया है 80E में, और जनरल एक्सपेंसेस में से उसको माइनस किया गया है। मैंने आपको बताया था जो स्टूडेंट जिस डिवीजन का है उसको उधर ही बिठाने का, जो जिस हेडिंग के अंडर में आता है उसको उसी हेडिंग के अंडर आना चाहिए। ओके, सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे जनरल एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड किया गया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन उसमें से माइनस कर दिया गया। बाकी के जनरल एक्सपेंसेस आपने अलाउ किए एज द बिजनेस एक्सपेंडिचर, प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर। उसके बाद मोटर कार एक्सपेंस, अच्छा, जनरल एक्सपेंसेस के बाद दिया हुआ है परचेज ऑफ कार, परचेज ऑफ कार इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आप कंसिडर नहीं करोगे, ओके, नॉट टू बी कंसिडर्ड। उसके बाद मोटर कार एक्सपेंसेस दिया हुआ है 20,000, लेकिन आपको एक पॉइंट दी गई है, सेकंड पॉइंट देखो, मोटर कार इट इज कंसिडर्ड दैट 25% ऑफ द कार इज फॉर पर्सनल यूज। इसका मतलब बिजनेस या प्रोफेशन के लिए 75% ही है, तो आपको जो भी खर्चा मोटर कार का लेना है 75% ही बिजनेस के लिए लेना है। सो 20,000 का भी आपने 75% लिया। उसके बाद मेडिक्लेम इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस ये तो डिडक्शन है, नीचे 80D का डिडक्शन आपको दिया हुआ है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस 6,500। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर कार, कार के लिए आपने बैंक लोन पे किया है, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट का भी आपको सिर्फ 75% अलाउ होगा, क्योंकि 25% कार आपकी पर्सनल यूज की है, पर्सनल यूज का खर्चा हम बिजनेस में नहीं दिखाते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स, इट इज योर पर्सनल एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स आपको यहाँ नहीं दिखाना है। देन प्रोफेशनल टैक्स तो हम लोग उधर दिखा चुके सैलरी में, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, छोड़ो। डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 20% डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार, कार आपने ली कितने में थी? 1,00,000 रुपए में, 1,00,000 का 20,000 20% होता है 20,000, लेकिन आप पूरा 20,000 नहीं लोगे, आप कितना लोगे? ओनली 75%, यानी कि 15,000 रुपए। ओके, ओनली 75%, टोटल पहले डेप्रिसिएशन निकालोगे, 1,00,000 का 20% 20,000 होता है, 20,000 का 75% आप यहाँ पे लगाओगे, क्योंकि 25% पर्सनल है, सो 15,000 आप लगाओगे, 5,000 आप अपनी जेब से खर्चा करोगे। आप बोलोगे जेब से कहाँ से खर्चा करेंगे? माय डियर, ये जो सरप्लस है, क्लोजिंग बैलेंस, ये सब आपका ही है, मतलब उस चार्टर्ड अकाउंटेंट का ही है, मिस्टर बाबा का, तो ही हैज टू पे फ्रॉम दैट पर्सनल एक्सपेंडिचर। सो उसके बाद होता है नेक्स्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट हमने देख लिया, कार इज फॉर पर्सनल यूज। थर्ड एडजस्टमेंट देखो, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इंक्लूड 1,000 गिवन एज मैरिज गिफ्ट टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को जो भी मैरिज गिफ्ट दिया 1,000 रुपया, ये अलाउड है, क्योंकि आपने एम्प्लॉय को दिया है, फ्रेंड को नहीं दिया है, फ्रेंड को देते थे तो डिसअलाउ होता था, वो आपका पर्सनल माना जाता था, एम्प्लॉय को बोला तो ये प्रोफेशनल पेमेंट्स में आता है, सो 1,000 रुपीज दैट इज अलाउड। उसके बाद सैलरीज इंक्लूड 12,000 paid to son who is a commerce graduate seems to be reasonable, रीजनेबल सैलरी है, तो आपको सैलरी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, दैट सैलरी शुड बी पेड नॉर्मल है, सो वो नॉर्मल पे किया गया। देखो यहाँ पे टोटल आया आपका, सैलरी का तो नील हो गया, प्रोफेशन में से इनकम है 26,250, उसमें से डिडक्शन है 17,000 रुपए,
इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन और मेडिक्लेम पेड, बाकी 9,250 इज द नेट टैक्सेबल इनकम. यू हैव एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? एक बार हमने सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम को देख लिया, मतलब एक क्लियर हो गई पिक्चर. एनी डाउट इफ यू हैव? टुमारो आई विल नॉट टेक योर लेक्चर. कल मैं फिर कॉलेज जा रही हूँ, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां पे नेटवर्क नहीं है, देन लैपटॉप नहीं है, व्हाटएवर. मैं आपका लेक्चर लास्ट लेक्चर लूंगी संडे को. संडे को लास्ट लेक्चर, और संडे के लास्ट लेक्चर में भी एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. यस, जनरल एक्सपेंसेस बताती हूँ. एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और एक प्रॉब्लम हम लोग ऐसे विद सॉल्यूशन में आपको दूंगी, डिस्कस करेंगे एंड वी विल फाइनलाइज विद द डीआईटी पोर्शन. संडे को मैं लेक्चर लूंगी. आई एम वेरी सॉरी, एक संडे मुझे दे दो, तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा लास्ट संडे. यस, जनरल एक्सपेंसेस क्या है, जनरल एक्सपेंसेस की पॉइंट. यस, जनरल एक्सपेंसेस में देखो क्लियरली दिया हुआ है, जनरल एक्सपेंसेस है 20,000 रुपए. हमारे बिजनेस का खर्चा 20,000 रुपए अलाउ होना चाहिए था, लेकिन आपको एडजस्टमेंट है. फिफ्थ एडजस्टमेंट बोलता है इसमें 10,500 इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ सन इंक्लूडेड है. यानी कि वो बिजनेस के लिए नहीं है, वो बेटे के एजुकेशनल लोन का इंटरेस्ट है. तो आप उसमें से माइनस करोगे और अपने बिजनेस के लिए सिर्फ 9,500 जो अप्लाई होते हैं वो दिखाओगे. लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी आप पे करते हो उसका आपको डिडक्शन मिलता है. सो ये डिडक्शन आपने नीचे दिखाया है, सेक्शन 80E, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन 10,500. वो आपको वैसे भी, ये तो आपने जनरल एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर दिया, इंक्लूड नहीं करते तो भी आपको उसका डिडक्शन मिलता, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन लोन एजुकेशनल लोन पे कर रहे हो. लेकिन यहाँ पे आपने गलती से इंक्लूड कर दिया, इसके लिए पहले आपको उसको माइनस करना पड़ा और नीचे दिखाना पड़ा. सो यू हैव टू गिव 2 इफेक्ट्स, क्योंकि डबल मिस्टेक्स हो चुकी हैं. एक तो आपको डिडक्शन मिलना चाहिए और एक आपने उसको गलती से जनरल एक्सपेंसेस में डाल दिया है, तो वो आपने माइनस करके अलग किया. ठीक है, एनीथिंग एल्स? एनी अदर डाउट? आई होप यू आर फाइंडिंग डीआईटी नाउ वेरी इजी. शुरू में डीआईटी बहुत डिफिकल्ट लगता है, मतलब सब नया है क्योंकि आपके लिए, यू हैव नॉट डन इट बिफोर. पार्टिसिपेंट्स का क्लिक ले लेना प्लीज. नो मैम, ओके. सो हमेशा ऐसा होता है, शुरू में स्टूडेंट्स को लगता है यार डीआईटी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन नाउ एज यू गो थ्रू यू फाइंड इट वेरी इजी. है कुछ, किसी को कोई डाउट है? मुझे बताओ इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यस और नो, चैट में डालो जरा. इजी है डीआईटी? हाँ रुको, पार्टिसिपेंट्स एक मिनट. मैं तुम लोग को अनम्यूट करने का ये कर रही हूँ. जिसको भी जो भी डाउट है अनम्यूट करो और पूछो. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आफरोज कुछ डाउट है तो अनम्यूट करो, पूछ लो. यस, डीआईटी इज इजी. यस, गुड. किसी को भी डाउट है आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को भी. सेटिंग्स चेंज कर दिए मैंने, अनम्यूट करो, डाउट पूछ लो. यस, सो एक्चुअली इजी भी है. येस्टरडे आई वेंट फॉर, मैं एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ. मेरी बेटी एमकॉम सेम 3 के लिए अपीयर कर रही है. सेम 3 में उसको सेम डीआईटी है जो उसने टीवाई में किया है, लेकिन चेंजेस हो गई हैं अभी. पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 40,000 था, 50,000 हो गया है. ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम वाइज आने वाले ही है क्या? यस, ऑब्जेक्टिव वाइज ही आने वाला है. वो सैंपल आएगा, तुम लोग को मैं दूंगी, डोंट वरी. दैट पेपर इज टू बी सेट फ्रॉम आउटसाइड, तो थोड़ा आराम से पढ़ के अच्छे से करना, और प्रैक्टिस के प्रॉब्लम्स में डालती रहूंगी, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस. सो आई वाज टेलिंग यू कि एमकॉम का डीआईटी सेम 3 का सेम डीआईटी है. मैं कल उसके जब बुक्स लेने गई थी, मैंने दूसरे सब्जेक्ट के बुक्स लिए, डीआईटी का नहीं लिया, क्योंकि सेम डीआईटी टेक्स्ट बुक इज देयर. मतलब आप ऐसा समझो कि चलो अब तो ऑब्जेक्टिव्स में छूट रहे हो, ठीक है, लेकिन ये जो हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं ये आपको नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि सेम 3 अगर एमकॉम कर रहे हो तो उसमें काम आएगा. अगर वहां नहीं काम आया, कहीं पे भी आप कोई प्रोफेशनल काम करने जा रहे हो, कंसल्टेंसी के लिए जा रहे हो, या अपनी टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, यू विल नो अबाउट इट. मालूम होना चाहिए हमको कि कौन से डिडक्शंस हैं, कौन से डिडक्शंस नहीं है. ओके, सो चलो आई एम एंडिंग अप विद द लेक्चर. कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको शेयर करना है, आई होप पार्टिसिपेंट्स का क्लिक ले लिया है. यस, कुछ भी डाउट हो तो प्लीज बी फ्री, यू कैन आस्क मी, आई विल हेल्प यू आउट. But see that you understand this practical subject and useful subject in the right way. So chalo, take care. I'm ending up with the lecture. Thank you. कल हुआ तो हुआ, नहीं तो फिर संडे. ओके, संडे को मैं लूंगी लेक्चर तुम लोग का. चलो, गुड बाय.